चलिए, तो क्या देख रहे थे हम लोग? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, है ना जी। चलिए, तो आर्टिकल 74 में हमने देखा था कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, जिसके सलाह सहयोग से राष्ट्रपति काम करेगा, है ना। ठीक है, तो सलाह और सहयोग से राष्ट्रपति काम करेगा, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 74 में। और आर्टिकल 75 जो है ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। ठीक है, तो कल हमने बात किया था कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। तो प्रधानमंत्री वो बनेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, या तो वो अपनी पार्टी से बहुमत प्राप्त कर ले या फिर गठबंधन के द्वारा उसको अपना नेता मान लिया जाए। अगर गठबंधन नेता मान लेता है तो हो जाएगा, गठबंधन नेता नहीं भी मानता है ना, और अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर है और सबसे ज्यादा उसके पास सीट है, मतलब 272 से ज्यादा अगर सीट है, तो प्रधानमंत्री का शपथ ले सकता है। तो प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसके पास लोकसभा में बहुमत होगा। ठीक है, अब देखिए कि संसद जो है, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत चाहिए, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकसभा में आपको बहुमत होना चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा में बहुमत किस पे है जी, कितना नंबर पर है? 272 प्लस। ठीक है, 272 प्लस जिस पार्टी को आ गया वो अपना नेता चुनेगी। अब देखिए, उसका नेता या तो इसी में से कोई एक हो सकता है, या इस सदन का कोई हो सकता है, या कोई बाहर का आदमी भी हो सकता है। ऐसा आदमी जो चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन अगर पार्टी उसको नेता मान दी तो आदमी प्रधानमंत्री पद का शपथ ले लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री यानी कि पीएम या फिर मिनिस्टर यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो तमाम मंत्री होते हैं, कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना भी प्रधानमंत्री बन सकता है 6 महीना के लिए। कोई व्यक्ति चुनाव नहीं भी लड़ा है तो भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कितने दिन के लिए? 6 महीना। 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री वो बन सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, है ना, बशर्ते क्या है, उसको बहुमत होना चाहिए, यानी कि जिसको जिस पार्टी को बहुमत आई है वो अपना नेता मान दे। जैसे अगर चुनाव हुआ, है ना, और बीजेपी का बहुमत आया, ठीक है, तो कह रही कि नहीं, हमको मोदी जी को नहीं, हमको कोई दूसरा आदमी को बनाना है। और दूसरा आदमी ऐसा जो चुनाव नहीं लड़ा है ना, कोई दूसरा आदमी, उसको, ठीक है, मान लीजिए योगी को ही बनाना है, योगी आदित्यनाथ को, है ना, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर पार्टी बहुमत, जिसको बहुमत है वो सब लोग योगी के नाम का समर्थन कर देंगे और राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, वही बन जाएंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का शपथ वो ले लेंगे। ठीक है, अब लेकिन उस संसद के सदस्य तो नहीं है, तो फिर 6 महीने के अंदर, अगर उनको हमेशा प्रधानमंत्री बनकर रहना है 5 वर्ष तक, तो 6 महीना के अंदर किसी भी हाउस से उनको सदस्यता लेना पड़ेगा, नहीं तो 6 महीने के बाद उनको पद चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है, आपको ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य रहे बिना भी
6 महीने तक प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है। 6 महीना से एक दिन भी ज्यादा यदि उसको मंत्री या प्रधानमंत्री बन के रहना है तो उसको किसी भी सदन से सदस्यता लेनी पड़ेगी। इसके अलावा मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति लोकसभा का नहीं है, राज्यसभा का है, लेकिन वो प्रधानमंत्री है। जैसे मनमोहन सिंह 2004 से लेकर के 14 तक 10 साल जो प्रधानमंत्री थे तो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, वो राज्यसभा के थे और राज्यसभा से उनको जो है सो प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो लोकसभा में उनकी गठबंधन को बहुमत था, गठबंधन उनको नेता मान लिया तो राज्यसभा से थे। प्रधानमंत्री जिस सदन में होता है वो उस सदन का नेता होता है, हाउस ऑफ द लीडर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान के प्रधानमंत्री कहां से हैं, किस सदन से हैं जी? लोकसभा से हैं। तो कहां पर सदन के नेता होंगे? लोकसभा। प्रधानमंत्री सदन का नेता तो होता ही है, देश का सबसे बड़ा प्रवक्ता भी होता है ना। एपेक्स स्पीकर उसको कहा जाता है, क्योंकि देश के में कोई भी मुद्दा या कोई भी समस्या है तो उस पर सीधे प्रधानमंत्री इंट्रोड्यूस करता है, प्रधानमंत्री बोलता है। इसलिए प्रधानमंत्री जिस सदन का होगा उस सदन में हाउस ऑफ द लीडर होता है। मनमोहन सिंह जो थे वो किस में थे? राज्यसभा में थे। तो सदन के नेता कहां होंगे? राज्यसभा। ठीक है, तो अब देखिए अभी प्रधानमंत्री मोदी है तो लोकसभा में सदन के नेता है, तो राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? पीयूष गोयल। गुड गुड, पीयूष गोयल को इन्होंने बनाया हुआ है ना। पीयूष गोयल राज्यसभा के ही सदस्य हैं, है ना। इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? कॉमर्स, है ना, व्यापार वाणिज्य, है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो इनके पास है। और इनको जो है ये दिया हुआ है राज्यसभा में सदन के नेता के तौर पर। ठीक है, तो सदन का नेता वही होता है जो उस हाउस का मेंबर हो, है ना। तो दूसरा किसी को मोदी जी यहाँ नहीं बना सकते थे। तो देखिए कि हमारे पार्टी का कौन सा अच्छा आदमी जो है इसमें है, मतलब जो योग्य है जिसको हम बना सकते हैं, तो पीयूष गोयल। तो राज्यसभा में पीयूष गोयल सदन के नेता है। ठीक है, ऐसे मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो राज्यसभा में थे, तो राज्यसभा में सदन के नेता थे वो। तो उन्होंने लोकसभा में किसको बनाया था? या नहीं बनाया था? छोटा मोटा पद लेने वाला आदमी सब है वो लोग, वो लोग किंग मेकर है। जो प्रधानमंत्री बना देगा वो सदन के नेता का पद लेगा जी। तो जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति नहीं बने थे तो उनको लोकसभा में सदन का नेता बना कर रखा गया। आज जब 2012 में प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति बन गए तो उसके बाद क्या किया गया, तो उस समय के जो गृह मंत्री हुआ करते थे, कौन थे उस समय गृह मंत्री? कौन कौन? मंत्री थे और उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे सुशील शिंदे। ठीक है, तो कभी कभी या तो सुशील शिंदे को बना दिया गया था या फिर पी चिदम्बरम को बना दिया जाता था कि भाई आप यहां पर मतलब संभाल लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कहां था? राज्यसभा में। तो प्रधानमंत्री जिस भी हाउस में रहेगा वहां का उस हाउस ऑफ द लीडर हो जाएगा, और दूसरे हाउस में जो मेंबर्स हैं उसके पार्टी के, तो वो किसी को भी अपनी इच्छा से बना सकता है ना। तो प्रधानमंत्री या मंत्री कोई भी मतलब वही बनेगा जिसके पास 272 सांसदों का समर्थन होगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। अब प्रधानमंत्री जब बन गया तो फिर आप जिसको चाहिएगा वही आदमी मंत्री बनेगा। तो प्रधानमंत्री अपना नाम राष्ट्रपति के पास भेजता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, साथ में समर्थन पत्र दिखलाता है कि 272 से ज्यादा सांसद हमारे समर्थन में है, और उसके बाद अपने साथ एक और लिस्ट भेजता है कि ये लोग हमारे साथ मंत्री पद का शपथ लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। तो यहाँ इसको आपको ध्यान रखना है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ। ठीक है, अब देखिए कि मंत्री जो होते हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मंत्री मतलब कि प्रधानमंत्री ऑल्सो, ठीक है, यानी कि मंत्री कह रहे तो प्रधानमंत्री से अलग है। प्रधानमंत्री भी मंत्री ही है लेकिन वो सबसे बॉस हैं, हेड बॉस हैं, है ना, सबसे हेड मंत्री, इसलिए उनको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, बाकी सब मिनिस्टर्स हैं। तो मंत्रियों की उत्तरदायित्व तो होती है दो तरीके की, एक होता है उनका सामूहिक उत्तरदायित्व, तो एक होता है उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। नोट करके लिखेंगे कि मंत्रियों का
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। मिनिस्टर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिडेंट। मिनिस्टर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिडेंट। ये पूछा सकता है आपको कि मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो किसके प्रति होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। और मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा, ठीक है। तो मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट के प्रति। अब देखिए लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब है। का मतलब यह है कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन, तो सरकार उसी दिन गिर जाएगी। अब ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास मतलब कि सरकार में विश्वास का न होना। तो अविश्वास प्रस्ताव जनरली विपक्ष लेके आता है, और अविश्वास प्रस्ताव जब भी आएगा लोकसभा में आएगा और कहीं नहीं आएगा, मतलब कि राज्यसभा में नहीं आएगा। अविश्वास प्रस्ताव जब भी आएगा लोकसभा में आएगा। इसमें क्या होता है, तो आप देखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव तब आता है जब विपक्ष को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, मतलब सरकार के पास 272 से ज्यादा सांसद इसके समर्थन में नहीं है। जैसे आज ही अगर पता चल जाए विपक्ष को कि मोदी जी के समर्थन में से इनके सांसद हट गए हैं और 272 से ज्यादा सांसद इनके पक्ष में नहीं है, तो तुरंत विपक्ष क्या करेगा, अविश्वास प्रस्ताव ला देगा। और अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया अगर, तो इसका मतलब हुआ कि हाँ वास्तव में सांसदों ने मोदी जी का साथ छोड़ दिया है। तो जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पास होगा सरकार इमीडिएटली गिर जाएगी, तुरंत गिर जाएगी, 1 मिनट नहीं लगेगा। और अभी कुछ दिन पहले तो ये प्रयास किया भी गया था, मणिपुर वाला जो मुद्दा था उस मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था सदन में, लेकिन अभी तो मोदी जी के पास पुरजोर बहुमत है ना। सारे सांसद इनके जो है इनके पार्टी के समर्थन में है और इनका अलायंस भी इनको सपोर्ट करता है, तो इसलिए इनके पास उसी कमी नहीं है, तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव का कोई असर नहीं हुआ। तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। तो लोकसभा में यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो यह माना जाएगा कि सरकार गिर गई, सरकार खत्म हो गई। इसलिए कहते हैं कि मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। मंत्रियों को ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे लोकसभा में इनका बहुमत खत्म हो जाए। अगर इनके सांसद इनसे नाराज हो गए तो इनसे हट जाएंगे, और हट जाएंगे तो इनके पास 272 से कम नंबर हो जाएगा, और जब कम नंबर हो जाएगा तो विपक्ष नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन लाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, और जब वो पास हो जाएगा तो सरकार गिर जाएगी। और सरकार का मतलब होता है मंत्री, जो मंत्री है वही सरकार है, तो उनकी सरकार गिर जाएगी। इसलिए कहते हैं कि सरकार को कोई भी गलत काम करने से सरकार इसलिए बचती है या डरती है कि अगर कहीं उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उसके भी सांसद उससे नाराज हो गए तो लोकसभा में क्या हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा, और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा तो सरकार गिर जाएगी। बताइए समझ में। इसलिए इसको कहते हैं कि ये इसका सीधा संबंध सरकार के चलने से है। अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी, नहीं पास हुआ तो कुछ नहीं होगा। और एक बार पास हो गया तो सरकार, सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार इमीडिएटली गिर जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब 272 से कम सांसद हो जाएंगे। क्लियर है, बताइए समझ में। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको चूंकि राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति ही इन्हें हटा सकता है, तो इनको लाने और इनको हटाने का काम राष्ट्रपति कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। इनके अब राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटा दे तो इससे कोई सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को नहीं हटाता,
प्रधानमंत्री के कहने पे ही हटाएगा, है ना। लेकिन राष्ट्रपति क्या कहेगा, कहेगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। अब मान लीजिए कि प्रधानमंत्री अपने किसी मंत्री से खुश नहीं है, तो ये कहेंगे उसको कि भाई इस्तीफा दे दो, राष्ट्रपति को कहेंगे इसे इस्तीफा ले लीजिए। लेकिन वो इस्तीफे नहीं दे रहा है, दबंग टाइप का है, मन बढ़ू है, मन बढ़ा हुआ है उसका। वो कह रहा है कि नहीं दे वो इस्तीफा, जो बोलना सो कर लो, बन गए ना। अब प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि इस्तीफा दे दे मेरा मंत्री, राष्ट्रपति कह रहा है कि भाई इस्तीफा दे दो, और मंत्री कह रहा है कि हम इस्तीफा ही नहीं देंगे, हम रहेंगे। तो क्या होगा? कैसे हटा देगा राष्ट्रपति? राष्ट्रपति कह भी ना करेगा, राष्ट्रपति कान पकड़ थोड़ा निकाल देगा। हाँ, प्राइम मिनिस्टर खुद ही इस्तीफा दे देगा। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देगा ना। कोई मंत्री है वो नहीं दे रहा है, तो प्रधानमंत्री स्वयं ही इस्तीफा दे देगा। अब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया। अब प्रधानमंत्री का जब इस्तीफा हो जाता है, तो सारे मंत्रियों का इस्तीफा, मान लीजिए कि सारा मंत्री का इस्तीफा हो गया जी, प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दिया, समझिए कि सभी मंत्रियों की नौकरी संकट में आ गई, है ना। अब पूरा मंत्री जो है सो भंग। अब अगर प्रधानमंत्री के पास बहुमत है, तो फिर कल है कि हम फिर कल शपथ लेंगे जी, है ना। अब फिर जब शपथ लेगा, तो उसमें उस आदमी का नाम हटा देगा जो इस्तीफा नहीं दे रहा था, उसको कहेगा अब तुम रहो परमानेंट अपना घर, है ना, और अपने आदमियों को शपथ दिला देगा और हो जाएगा। बिहार में ऐसा हो चुका है। नीतीश जी जब पहली बार महागठबंधन की सरकार चला रहे थे, तो उस समय भी उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी। तो तेजस्वी पर भ्रष्टाचार या तमाम तरह के आरोप लग रहे थे। तो मीडिया प्रेशर बना रही थी नीतीश कुमार पे कि भाई आप तो कहते हैं कि अपराध पर, हम क्राइम पर, भ्रष्टाचार पर हमारा 0 टॉलरेंस का पॉलिसी है, तो फिर आप कैसे इनको रखे हुए हैं और आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? तो हालांकि ऐसा कहा जाता है कि, या तेजस्वी ने भी बहुत बार कहा कि नीतीश कुमार ने कभी भी उनको इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था। कैसे कहते भाई, उनके ही सपोर्ट से सरकार चल रही थी, तो इस्तीफा देने के बोलते कैसे? नहीं बोल सकते थे। तो पहले नीतीश जी अपना पूरा गोटी सेट कर लेते, तब गेम खेलते हैं, है ना। तो उन्होंने देखा कि बीजेपी वाला तो हमको सपोर्ट करिए देगा, है ना। तो आगे गए और जाकर के अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, सब मंत्रियों का इस्तीफा हो गया अपने आप, स्वतः, ऑटोमेटिकली। और जैसे इस्तीफा दिया और कहा कि अब हम सरकार आपके साथ नहीं चलाएंगे, तब तक बीजेपी वालों ने कह दिया कि हम बिना शर्त समर्थन देते हैं, बिना कोई शर्त के नीतीश कुमार को समर्थन देते हैं। ये होता है, दूसरे घर में आग लगता है तो दुश्मन होता है, वैसे ही करता है ना। तो तुरंत कहे कि तो इंतजार कर रहा था सरकार गिरे टूटे, वही लोग समर्थन दे दिया। समर्थन दे दिया तो नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार अभी इस्तीफा दे रहे रात में 9 बजे के आसपास में, या फिर कह रहे कि हम कल सुबह 10 बजे शपथ लेंगे जी। इस बार शपथ बीजेपी के साथ। वही शाम को जो तेजस्वी थे उप मुख्यमंत्री, बन के विपक्ष के नेता, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री ये हैं। ये मतलब ऐसी स्थिति है, 2005 से जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद पर, स्ट्राइक रेट बना कर रखे हुए हैं अपना। और एक बार बस वो थोड़ा गैप आया था 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद, जीतन राम मांझी के रूप में, जब उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था, है ना। उसके बाद फिर उन्होंने अपना कुर्सी कभी नहीं छोड़ा, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा हो, तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री स्वयं इस्तीफा दे करके मंत्रिमंडल को भंग कर देगा और भंग करके सरकार चलाएगा। क्लियर है? तो यहां पर मतलब भंग कर देगा, और फिर अगर उसके पास बहुमत है तो अगले दिन जाके शपथ ले लेगा, है ना। तो ये चीज यहां पे होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है? और 6 महीना बिना किसी हाउस के मेंबर रहे हुए भी आप क्या कर सकते हैं? तो आप मंत्री रह सकते हैं, आप मंत्री बन सकते हैं। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कल ही बता दिए थे आपको कि मंत्री कितने हो सकते हैं, तो 15%, लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 15%, 15%। ओके, इसको आपको
ध्यान रखना है। नेक्स्ट, चलिए अब आइए आर्टिकल 76। अंशु ठाकुर, नीतीश कुमार को कांस्टेंट बनाने में सबका हाथ होता है। हाँ तो सबको होता है, सब बना कर रखे तब ना बने हुए। उसको उनको भी पता है कि इधर से जाएंगे तो बीजेपी वाले हमको उठा लेंगे, उधर जाएंगे तो आरजेडी वाले उठा लेंगे, है ना। और अपना पूरा देख लेते हैं कि हमारा पूरा मैथमेटिक्स फिट बैठ रहा है कि नहीं, 122 प्लस, है ना। बिहार में सरकार चलाना है तो 122 प्लस का समर्थन होना चाहिए। तो देख लेते हैं 122 प्लस का समर्थन जैसे ही उनको दिखता है कि उधर से मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा, तो कभी किसी के कंधे पर, कभी किसी के कंधे पर, है ना। हाँ बिल्कुल, कंधा लगाने वाला भी रेडी है सब। ये लोग अभी इतना बोल रहा है, ये लोग अभी भी रेडी है। आज अगर उधर छोड़ देना तो इधर वाला सब कंधा दे देगा, आई भैया बैठिए, तब मामला खत्म। उधर जब जब महागठबंधन टूटा था तो उधर के लोगों ने क्या कहा था कि अब कभी नहीं, एंट्री बंद, है ना। राबड़ी देवी जी बड़ा एकदम उपाय की थी, खूब उनका एकदम शुद्ध जो भोजपुरी में जो उपाय होता है वो की थी, है ना। और उसके बाद जाके इस्तीफा दिया, इस्तीफा देके तुरंत जाके सबसे पहले राबड़ी आवास गए, राबड़ी आवास जाके राबड़ी जी को प्रणाम किया, भाभी प्रणाम हो गया, जो गलती सलती वो माफ कीजिए, है ना। वो कह के आ गया मेरा देवर भाई, है ना, हो गया राय मशविरा। जबकि वही जब गठबंधन टूटा था तो भाभी बड़ा अच्छा से उपाय की थी अपने देवर का, है ना। तो कहने का होता है कि, और देखिए राजनीति में एक चीज तो मानना पड़ेगा कि राजनीति के अंदर में अगर आप हैं तो आपको भाई ये सब चीज को छोड़ना पड़ेगा ना, माने निर्लजता के हद को पार करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि नहीं आप अपना अपना अपने आप सब चीज को बचा करके आप बने रहेंगे तो नहीं, आपको अपना सारा हद पार करना पड़ेगा और सीधे कुर्सी देखना पड़ेगा कि कुर्सी कहां पर है और किस हिसाब से वो बनेगा। मतलब विचारधारा का अब कोई मतलब नहीं है, आइडियोलॉजी अब मैटर नहीं करता, मैटर करता है गणित, कि कितना कहां से जोड़ेंगे तो हमको सत्ता मिल जाएगा, है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पे इस प्रकार से चलती हैं। खैर आगे देखिए, तो आगे है 76। 76 है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है भारत का महान्यायवादी। अब देखिए ये महान्यायवादी कौन होता है, तो महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, या भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। लिख लेंगे कि क्या होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। तो सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि कानून के मुद्दे पर अगर सरकार कहीं भी कानून के मुद्दे पे फंसेगी तो सरकार को एडवाइस और सलाह कौन देगा, महान्यायवादी देगा। यह महान्यायवादी सरकार को एडवाइस और सलाह देगा, तो इसलिए कहते इसको विधि अधिकारी। ठीक है, सरकार को कोई भी अगर, मतलब आप समझ लीजिए कि भारत सरकार का वकील होता है, लॉयर, अगर भारत सरकार पर कोई केस हो गया तो उस केस को यही जाके लड़ता है सुप्रीम कोर्ट में, या कहीं पर भी भारत सरकार का पक्ष यदि कहीं भी रखना है भारत के अंदर में, तो वो कौन रखेगा, एजीआई रखेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसलिए इसको भारत सरकार का विधि अधिकारी तो कहते ही हैं। विधि अधिकारी के साथ समझ ले कि वकील होता है, और किसका वकील होता है, भारत सरकार का वकील। जैसे आपका कोई केस हो गया तो आप वकील रखते हैं ना जी, आपका वकील कोर्ट में आपका बात रखता है, वैसे ही सरकार का बात रखता है एजीआई। ठीक है, वकील। ठीक है, तो ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इस पद पर किसको बिठा सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा पद है, सरकार पर कोई केस हो रहा है उसको लड़ना है, तो इस पद पर उसको बिठाया जाता है जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता हो। इतना बड़ा योग्यता क्वालिफिकेशन जिसके अंदर होगा वही बनेगा एजीआई।
ठीक है, तो लिख लेंगे कि एजीआई वैसी को बनाया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के योग्य हो, है ना, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के योग्य। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के योग्य। अगर सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता है तो वहीं आप क्या बन सकते हैं, महान्यायवादी। और ये कौन बनाएगा, तो प्रधानमंत्री आपके नाम की सिफारिश भेजेंगे और राष्ट्रपति आपको बना देगा। ठीक है, ध्यान रहे कि महान्यायवादी को भारत सरकार की तरफ से एक भी रुपया वेतन नहीं मिलता है, ध्यान रखें, कोई वेतन नहीं। ठीक है, इसको कोई वेतन जो है सो नहीं मिलता है। ठीक है, कारण इसका ये है कि ये इसको वकील है ये, तो इसको प्राइवेट केस लड़ने का अधिकार रहता है। अगर ये चाहे तो अलग से केस अपना लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अलग से केस लड़ सकता है, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ेगा, क्योंकि सरकार का वकील है और सरकार के खिलाफ कैसे लड़ लेगा। तो सरकार इसको इस बात का छूट देती है कि भाई तुम अपना जो तुमको करना है सो तुम करो, मतलब जिसको केस लड़ना है लड़ो, लोग बस केवल हमारे खिलाफ मत लड़ना। ठीक है, हाँ, इसको वेतन भले नहीं मिलता है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स को जितना सुख सुविधा मिलता है उसके हिसाब से सारा सुख सुविधा इसको मिलता है। इसके पर तो इसका तो मतलब सुरक्षा पर इतना खर्चा हो जाता है कि वेतन का मिलेगा इसको। तो इसको मतलब वेतन नहीं मिलता है, लेकिन इसको घर मिलता है, इसको तमाम सुविधाएं मिलती हैं, सारा चीज मिलता है इसको, बस केवल वेतन नहीं मिलता है। और इसको अधिकार है कि ये प्राइवेट केस लड़ सकता है, निजी केस लड़ सकता है, निजी केस लड़ने का अधिकार इसके पास है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास। ओके, तो यहां इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का योग्यता जिसके पास होगा वही भारत का महान्यायवादी बन सकता है। ठीक है, आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा है। और इसका जो है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं रहता है ना, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लिख लेंगे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राष्ट्रपति के इच्छा तक, यानी कि प्लेजर ऑन प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब जब तक राष्ट्रपति की मर्जी तब तक रहेंगे, जब मर्जी तब हटा दिया जाएगा। अब राष्ट्रपति ना तो अपनी मर्जी से इनको नियुक्त करते ना अपनी मर्जी से हटाते हैं। प्रधानमंत्री कह दिए तो नियुक्त हो गए, और प्रधानमंत्री कहें कि नहीं जी हटा दीजिए इसको, सारा केस में जाके हार जा रहा है कोर्ट में। अब ऐसा हो जो जाके सब हार जाए सरकार का कोर्ट में, तो सरकार रखेगी? आप ऐसा वकील रखिएगा कि जो जाके कोर्ट में कैसे हार जाए? नहीं रखिएगा। तो इसलिए इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। अपना काम करे, अच्छा काम करेगा तो सरकार कंटिन्यू करेगी, सरकार को लगेगा इसको हटा देना चाहिए, सरकार इसको हटा देगी। तो इसलिए इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। और देखिए, अगर मान लीजिए सरकार ही बदल गई, तो जब सरकार बदल जाती है तो जैसे ही सरकार बदलती है तो सबसे पहला काम होता है वो बदल जाता है एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अब विपक्ष का सरकार आएगा, तो विपक्ष तो सरकार का विरोध करती है ना, तो कोर्ट में भी विरोध करती होगी। तो ये वकील तो सरकार का समर्थक था, तो अगर यही रहेगा तो फिर कंट्राडिक्शन होगा कि नहीं होगा? तो जैसे ही सरकार बदलता है वैसे ही एजीआई भी बदल दिया जाता है। तो जैसे केंद्र में होता है एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वैसे राज्य में भी होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता, है ना। तो यहाँ एजीआई का चर्चा तो 76 में है, लेकिन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का चर्चा 165 में है। 165 में एजीआई का जो है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का चर्चा है। वो क्या करता है, तो वो राज्य सरकार का महाधिवक्ता, जैसे बिहार सरकार है तो बिहार सरकार का भी अपना महाधिवक्ता होता है। अगर बिहार सरकार पर कहीं कोई केस हो गया तो बिहार सरकार का जो महाधिवक्ता है वो केस लड़ेगा।
ऐसे भारत सरकार पर कोई केस हो गया तो भारत सरकार का जो महान न्यायवादी है वो भारत सरकार का केस लड़ेगा। क्लियर है? बताइए समझ में। इसके अलावा क्या है, तो आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, बस मतदान नहीं करेगा। तो ये यही है एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये संसद का सदस्य नहीं है लेकिन संसद के किसी भी सदन में, जो दो सदन है संसद का, लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदन में बैठ सकता है जी, बोल भी सकता है, बहस भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है ये, है ना, लेकिन मतदान नहीं करेगा। वोटिंग राइट इसके पास नहीं है, ये वोट जो है सो नहीं दे सकता है, बाकी सब कुछ ये यहां पर कर सकता है। क्लियर है? तो यहां पे इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, मंत्री, मंत्री जो है उनके बारे में ध्यान रखिए जी। मंत्री के पास भी अधिकार होता है कि मंत्री भी किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन हाँ, मंत्री मतदान उसी सदन में करेगा जिसका कि वो सदस्य है। तो एजीआई तो किसी का सदस्य है ही नहीं, तो सदस्य नहीं तो वोट नहीं। अब पड़ोसी आकर के आपके घर में कोई बात हो रहा है तो राय दे सकता है, कह देगा कि ऐसे बात हो, ऐसे थोड़े उसके पास वोटिंग राइट है कि नहीं यही होगा, है ना। फूफा जी आए हैं तो बाहर के ना है जी, तो आए हैं, घर में विवाद हुआ है, कोई बात हुआ है, तो दोनों को सलाह दे देंगे, है ना, कि ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, लेकिन निर्णय थोड़ा ना ले लेंगे। वोटिंग राइट उनके पास नहीं है, कैसे कोई मेंबर नहीं है। तो घर के फैसला करने के लिए कोई भी निर्णय घर के सदस्य लेगा। तो लोकसभा में वोटिंग वो करेगा जो लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा में वोटिंग वो करेगा जो राज्यसभा का सदस्य है। ठीक है, लेकिन हाँ, मंत्री के पास अधिकार है कि वो दोनों सदन में जाके बैठ सकता है, बोल सकता है। जैसे अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो देखते हैं आप राज्यसभा में भी जाते हैं, लोकसभा में भी रहते हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह जाते हैं। लेकिन वोट करने का जब बारी आएगा ना तो ये अपने हाउस में करेंगे, दूसरे हाउस में वोट नहीं कर सकते। मंत्री केवल जिस हाउस में है उसमें वोट कर सकता है, एजीआई तो कहीं वोट कर ही नहीं सकता है क्योंकि वो कहीं का मेंबर नहीं। ठीक है, बात है समझ में। तो इसलिए महान न्यायवादी दोनों सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा। वोटिंग राइट इसके पास नहीं होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसको हटाता भी राष्ट्रपति है, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। आर्टिकल 76 में कोई दिक्कत? राज्यसभा के सांसद राज्यसभा में बैठेंगे, नहीं लोकसभा के सांसद राज्यसभा में क्यों जाएंगे? तुम्हारे अंगने में हमारा क्या काम है? तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे, है ना। राज्यसभा के लोग, राज्यसभा के सांसद राज्यसभा में, लोकसभा के सांसद लोकसभा में। यदि कोई सांसद मंत्री बन गया तब वो जा सकता है ना, अन्यथा आप अपने घर रहिए, हम अपने घर रहेंगे। ठीक है, चाहे कंबाइंड सेशन होता है तो सब दोनों साथ साथ में बैठता है। ठीक है, तब पूरा बढ़िया से गल महिया करता है ना, ऐसे नहीं। ठीक है, समझ में आया बात? नहीं सर, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? बोल क्या नहीं सकते? वो सब लोग जो जो जिस हाउस में अपना बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री है तो मंत्री दोनों हाउस, मंत्री सरकार चला रहा है ना, मंत्री सरकार चला रहा है तो मंत्री दोनों जगह बोल सकता है। ठीक है, बहस कर सकता है, चीजों कर सकता है, लेकिन वो वोट वहीं करेगा जिस हाउस का वो मेंबर है। क्लियर है? कोई दिक्कत 76 में? आगे आइए 77, आर्टिकल 77। बात सब समझ में आ रहा है ना जी? इन्हें कि क्रॉस कर रहा है। हम्म, 77 लिखेंगे।
राष्ट्रपति द्वारा विभागों का बंटवारा। डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखिए, तो ये भी राष्ट्रपति तो करता नहीं है जी। प्रधानमंत्री का तो बस नाम लिखा रहता है राष्ट्रपति महोदय का कि राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं। तो इन लोगों के बीच जो कार्यों का भी जो समन्वय है, यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाने का काम जो है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और विभागों के बंटवारा जो है, आप देखते हैं कि जब शपथ होता है तब विभाग क्लियर नहीं रहता है। अगर आप नोटिस किए होंगे तो मंत्रियों का बस शपथ होता है कि हम मंत्री के फलाने मंत्री के पद पे मेरा शपथ हो रहा है, मतलब कि ये आदमी मंत्री बन रहा है, लेकिन कौन सा विभाग उसको मिल रहा है क्लियर नहीं रहता उस टाइम। क्लियर बाद में होता है, जब प्रधानमंत्री सबको बुलाते हैं, बैठाते हैं, बैठाने के बाद डिपार्टमेंट बंटता है कि देखिए भाई, आप गृह संभालेंगे, आप रक्षा संभालेंगे, आप वित्त संभालेंगे, आप कुछ नहीं संभालेंगे, है ना, ये सब होता है। और प्रधानमंत्री जिसको चाहते हैं उसको वो विभाग अपना वो देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आर्टिकल 77 के अंदर में बेसिकली समन्वय और कोऑर्डिनेशन बनाने का काम जो है वो राष्ट्रपति मंत्रियों और प्रधानमंत्री के बीच करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78, ये आर्टिकल 78 क्या है, 78 क्या है? तो 78 जो है यह है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य। ठीक है, मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर का राष्ट्रपति के प्रति कुछ कर्तव्य भी होता है। ठीक है, ओके। तो क्या कर्तव्य होता है? तो आप देखिएगा कि कोई भी निर्णय यदि प्रधानमंत्री ले रहे हैं तो इनका कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को बता दें कि हम ये काम करने जा रहे हैं। और राष्ट्रपति यदि कोई भी सूचना प्रधानमंत्री से मांगता है तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि अविलंब, बिना किसी देरी के उसको सूचना दे दी जाए। मतलब ऐसा कोई भी निर्णय नहीं होगा जो राष्ट्रपति से छिपा के लिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति से छिपा करके कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो राष्ट्रपति से बता के लिया जाएगा। आपने देखा था कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ या फिर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक हुआ तो कहा जा रहा था किसी को नहीं मालूम है, लेकिन राष्ट्रपति को मालूम था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को शेयर किया था। डीमोनेटाइजेशन के मुद्दे पे कुछ लोग कोर्ट चले गए कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को बिना विश्वास में लिए ये सब काम कर दिया था। डीमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था और 2016 में 8 नवंबर 2016 को हुआ था। छठ पूजा का समापन हुआ था। दूसरा अर्घ जिस दिन होता है उस दिन की बात है। अभी छठ पूजा की खुमारी उतरी भी नहीं थी कि मोदी जी रात को 8 बजे आ गए टीवी पे और आकर उन्होंने कहा कि 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर्ड नहीं रहेंगे। एक ही बार मोदी जी ने सबके घरों में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। तो जितने लोग जो ये कह रहे थे ना कि मेरे पास तो जहर खाने तक के पैसे नहीं है, सबके यहाँ स्ट्राइक हो गया। सारे लोग पैसे निकालने लग गए कि भाई कुछ हमारे पास भी, हमारा भी बदला जाए, है ना। खास करके इसमें माताओं का स्थान बड़ा ज्यादा था, क्योंकि सेविंग करके पैसा तो माँ लोग ही रखती है। हालांकि वो इसलिए पैसा नहीं रखती कि उसका अपना कोई इच्छा पूरा हो जाएगा, है ना। वो माँ बहुत जिम्मेवारी के साथ कुछ पैसों को घर के खर्चों से सेविंग करके रखती है।
है ना, कि भविष्य में अगर अचानक से कोई काम आ गया, कुछ ऐसा बात हो गया, तो उस पैसे से उस आपदा को संभाला जाएगा। मैनेजमेंट है, यानी कि मैनेजमेंट का गुण अगर हम कहीं से सीख सकते हैं तो वो हम अपनी माँ से सीख सकते हैं। माँ से बड़ा प्रबंधक दुनिया में कोई नहीं। एक ही टाइम पर कितने सारे रोल को प्ले करती है। किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, और सबको खुश रखती है ना, सबको खुश रखती है, सबको सेटिस्फाइड करती है ना। अब कुछ दुष्ट आत्मा होती हैं जो सेटिस्फाइड नहीं भी होती हैं, है ना। अब दुष्ट आत्माओं का क्या कर सकते हैं, ऐसी तो होती हैं कुछ कुछ जो नहीं सेटिस्फाइड होती हैं, लेकिन बहुत से लोग सेटिस्फाइड रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। तो ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ माँ ही कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर में त्याग का भाव है। छोड़ कोई सकता है तो सिर्फ वो है, किसी भी चीज को त्याग देती है दूसरों के लिए, है ना, दूसरे की खुशी के लिए। तो वहां पर सबसे ज्यादा जो है सो प्रबंधन का गुण आपको देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा जो प्रबंधन होता है वो उसी लेवल पे होता है। तो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ तो बहुत दिक्कत भी हुआ था लोगों को, और वो थोड़ा गलत टाइम पे हुआ था, क्योंकि उस समय लगन का टाइम होता है, शादी विवाह का टाइम होता है, लोगों को कैश की आवश्यकता पड़ती है, और उस टाइम में उस तरह की चीजें हुई थी, तो समय को लेकर के थोड़ा सा ये हुआ था। तो इस पर मामला कोर्ट गया कि क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ज्ञान इस बारे में बताया था, और लोग इसलिए भी कोर्ट गए क्योंकि उस समय 2016 में राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, जो कि कांग्रेस से थे। तो इसलिए भी लोगों को लगा था कि कहीं क्या पता बताया नहीं होंगे। लेकिन जब पूछा गया प्रणब मुखर्जी से तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें मुझे विश्वास में ले करके ये किया गया है, मतलब मुझे फेथ में लेकर के ही ये सारी चीजें जो है सो की गई हैं, तो इसमें कहीं कोई ये नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 78 ही ये कहता है कि राष्ट्रपति यदि प्रधानमंत्री यदि कोई भी निर्णय लेगा तो राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचना देगा, और राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति को अगर कोई मामले की जानकारी चाहिए और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कहता है कि हमको इसके बारे में जानना है, तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि वो तुरंत राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध करा। क्लियर है। तो बेसिकली यहां पर क्या है, तो यहां पर आपको कर्तव्यों के बारे में लिखा हुआ है। ओके, कोई दिक्कत यहां तक में, कोई समस्या? 52 से 78 संघीय कार्यपालिका आपका समाप्त हुआ, यहां तक में किसी को दिक्कत? आपको किसी को कहा जाए कि पढ़ा दीजिए संघीय कार्यपालिका, तो पढ़ा दीजिएगा कि नहीं पढ़ा दीजिएगा? पढ़ा दीजिएगा ना। हाँ जी सर, पूछिए। विधानसभा को क्यों नहीं पार्टिसिपेट कराया जाता? देखिए, उपराष्ट्रपति की जो भूमिका है वो मेनली, उसका तो चयन तो हुआ है कि राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेगा तब वो वहां पर काम करेगा, इसके लिए हुआ है। तो राज्यसभा के सदस्य उसका चुनाव करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव तो विधानसभा के लोग ही ना किए हैं जी, हम आप थोड़ी ना करके भेजे हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्टली होता है। तो राज्यसभा के, जैसे का बिहार से जो राज्यसभा के लोग हैं, तो उनका चुनाव बिहार विधानसभा के लोगों ने किया है, तो इनडायरेक्टली वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बिहारी विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो उनको तो पार्टिसिपेट करा ही दिया। राज्यसभा में वही बैठा हुआ है जो आपकी विधानसभा चाहती थी, और वही लोग को चुनना है उपराष्ट्रपति को, तो वही लोग वोटिंग करते हैं। तो वहां, और दूसरी बात कि उपराष्ट्रपति के पास कोई ऐसी बड़ी भूमिका है ही नहीं। बड़ा भूमिका के लिए राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति भारत के संघ का प्रतीक है, तो उस वहां पर विधानसभा को रखते हैं। उपराष्ट्रपति उसका प्रतीक नहीं है, जिस पद के लिए चुना गया उस पद पर उसका कोई काम ही नहीं है, इसलिए विधानसभा को रखने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए विधानसभा को उसके चुनाव में नहीं रखा गया। रहा जो आपका बात की, जब विधान मतलब राज्यों के बारे में निर्णय लेता है ना, तो फिर उसमें विधानसभा का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उसके जितने सदस्य हैं वो सब अलग अलग राज्यों के विधानसभा के द्वारा ही चुन के आते हैं, तो इसलिए उनका इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन वहां पे है, इसलिए वही चुन लेते हैं, विधानसभा को पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता है।
ठीक है, चलिए। तो इसके बाद जो है अब हम लोग को देखना है क्या जी, संघीय विधायिका। अब क्या देखना है, संघीय विधायिका, यूनियन लेजिस्लेचर। तो संघीय विधायिका कौन है, संघीय विधायिका कौन है जी, संसद, है ना। यूनियन लेजिस्लेटिव जो है वो संसद है, ठीक है। देखिए, संघीय विधायिका जो शुरू होता है वो शुरू होता है आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 123 तक, 79 से 123, ठीक है, संघीय विधायिका। और पार्ट कौन सा है जी, 5 है, ठीक है। तो अब क्या है कि विधायिका का मतलब होता है कि जहां पर कानून का निर्माण होता है ना। तो भारत में, भारत के लिए कानून का निर्माण भारत की संसद में होता है। तो भारत की विधायिका कौन है, संसद है, ठीक है। तो आर्टिकल 79 जो है ये कहता है भारत की संसद, है ना, भारत की संसद, इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, या भारत की संसद की स्थापना। तो भारत की संसद की जो स्थापना है, तो भारत की संसद की स्थापना ये किसने करा है, तो सबसे पहले तो इसको अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया, है ना। किसने किया था, एडविन लुटियन और बेकर्ड, है ना, एडविन लुटियन, ये आर्किटेक्ट था, है ना, इसने ही सब चीज बनाया था, और इसका सहयोगी था बेकर्ड। तो कहा जाता है कि एडविन लुटियन और बेकर्ड के द्वारा भारत का संसद भवन बनाया गया था, ठीक है, पार्लियामेंट बनाया गया। अब देखिए, ये तो पुराना संसद की बात है, अब तो नई संसद भी बन के तैयार है ना। तो नया संसद किसने बनाया है, हाँ, भुवन पटेल वास्तुकार हैं। बनाया किस कंपनी ने है, टाटा ने बनाया। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, गुड गुड, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, गुड, एकदम ध्यान रखना है ना। कि नया संसद भवन, ये तो पूछ भी चुका है बीपीएससी ना, नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है, टाटा कंपनी ने बनाया है, और इसके वास्तुकार भुवन पटेल है, ठीक। तो उस समय जो संसद बनी थी, जिसमें संसद अभी हमारा काम चल रहा है, एडविन लुटियन और बेकर्ड के द्वारा। संसद ही नहीं, जो भी आप पुरानी राजनीतिक जो घर देखेंगे, सब जो बना हुआ है, सब यही लोग बनाए थे, है ना। हाँ हाँ, मतलब राष्ट्रपति भवन तमाम जो है इन्हीं लोगों का बना हुआ है। इसलिए आप देखेंगे कि जो, या बिहार के अंदर में भी, है ना, इन लोगों का द्वारा बनाया हुआ है। आप देखेंगे कि जहाँ पे मंत्रियों और जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सब जो रहते हैं, उस जोन को लुटियन जोन कहा जाता है ना, लुटियन जोन। तो ये मतलब मैं आपको बताऊं कि जब मैं ये सब चीजों को नहीं पढ़ा था, तो जब न्यूज तो सुनता, न्यूज सुनने का आदत था, न्यूज सुनता था, पेपर पढ़ता, लिखता था लुटियन जोन, तो लगता था कि अच्छा ये सब लुटेरा सब जो है ना, ये सब लुटेरा सब था, इसीलिए इसको कहते हैं लुटियन जोन सब। मतलब ऐसे भी राजनेताओं की छवि अच्छी तो है नहीं, ये कहते कि भाई भ्रष्ट है, चोर है, ये दिस दैट, ऐसे लोग बोलते हैं। तो मन में यही भाव आता था कि अच्छा, मतलब जितना सब लुटेरा सब है उसका
एक जगह पे घर बना दिया गया, वो हो गया लुटियन जोन। बाद में सिविल्स में आने के बाद समझ में आया कि नहीं, ये गलत बात है भाई। एडमिन लुटियन के द्वारा बनवाया गया जो शब्द है उसको कहते हैं लुटियन जोन, है ना। तो ये पार्लियामेंट भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया। तो आर्टिकल 79 में कहा गया है संसद, पार्लियामेंट, ठीक है। संसद की स्थापना और संसद की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, किसमें कहा गया है? आर्टिकल 79 में। तो संसद की संरचना, संसद की संरचना क्या है? तो संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, है ना। तो संसद के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं जी? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इन्हीं 3 के मिलने से बनता है संसद। अब राष्ट्रपति को आपने तो एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पे भी देखा, और यहां पे आप देख रहे हैं कि संसद का भी हिस्सा है। तो हमारे देश में क्या है, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों एक साथ है। लेजिस्लेटिव से ही एग्जीक्यूटिव निकलती है। जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बने रहने के लिए तो जरूरी है ना कि आप कहीं से सांसद बन के आइए। तो सांसद बने तो मतलब कि संसद के सदस्य बने, इसका मतलब कि ऑल्सो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव। आप विधायिका के सदस्य होने के बाद आप कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के साथ भी वही सीन है कि राष्ट्रपति हालांकि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना वो लोकसभा का मेंबर है ना वो राज्यसभा का मेंबर है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन बावजूद इसके संसद का अनिवार्य अंग है। ये कैसे है? हाँ बिल्कुल, गुड। कि बिल बिकेम एन एक्ट, कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बनेगा, बिल मतलब विधेयक, एक्ट मतलब कानून, कि बिल, कोई भी विधेयक, कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति साइन न कर दे। तो कानून बनाने की अंतिम प्रक्रिया कहां पर जाके पूरी होती है? राष्ट्रपति के पास। इसलिए राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति संसद का अनिवार्य हिस्सा है, कंपल्सरी पार्ट है। क्लियर है? तो यहां पे इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है सो इसका कंपल्सरी पार्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो आर्टिकल 79 कहता है संसद की संरचना। तो क्लियर है, संसद की संरचना में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के मिलने से संसद बनता है। इसके बाद देखिए, यहीं पर ध्यान रखना है, आर्टिकल 80 है राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 80। और लोकसभा की संरचना, आर्टिकल 81, ठीक है। तो लोकसभा 81 और राज्यसभा 80, ठीक है। दोनों का संरचना अलग अलग है। अब देखिए, तो इन दोनों हाउसेस को थोड़ा समझते हैं, ये हाउसेस क्या हैं और किस प्रकार से हैं। देखिए, दोनों को तुलनात्मक देखेंगे जिससे कि याद करने में और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा, जो राज्यसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितना है जी? 250, 250 प्रेजेंट टाइम में अभी फिलहाल, ठीक है, 250। तो ये टोटल स्ट्रेंथ है, यानी कि मैक्सिमम नंबर है ना। ये क्या है? ये मैक्सिमम नंबर है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंट नंबर है वह है 245, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है टोटल स्ट्रेंथ, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य हैं 245, ठीक है। लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वह है 550, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो है वो है 543। पहले 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते था, लेकिन वो खत्म हो गया 2020 में। एंग्लो इंडियन के कंसेप्ट को खत्म कर दिया गया।
ठीक है, अब एंग्लो इंडियन नहीं होते हैं। एंग्लो इंडियन मैंने बताया था आप लोगों को, एंग्लो इंडियन किसको कहेंगे जी? बाहर का हो तो हो जाएगा, नहीं होगा? हाँ, क्या हो? अब कंफ्यूजन में है, जो कि बताए हैं ये बात। हाँ, कौन इंडियन? हाँ, माता या पिता? और कोई? हम्म, हाँ, गुड, एब्सोल्युटली राइट। ये बताए थे, याद रखना है, पगला घूम रहा है सब पता नहीं कहाँ कहाँ। यूरोपियस यूरोपियंस के भारतीय बच्चे, ओनली यूरोपियंस, नॉट ओनली फॉर अंग्रेज। क्योंकि बहुत सारे यूरोपियंस इंडिया आए थे, तो यूरोपियंस ने क्या किया, यहाँ पर शादी कर लिया, विवाह कर लिया, और जो बच्चे हो गए तो यहाँ तो आए तो अपना ड्यूटियों किया, शादियों कर लिया, अपना परिवार तो वहां छोड़ के आया था सब, है ना। यहाँ वादा किया कि ले चलेंगे, आईफिल टावर दिखाएंगे, फ्रांस में बड़ा अच्छा है ना। लोगों ने शादी कर लिया, लेकिन जाते वक्त सब चल गया अकेले। हाँ, बच्चे छूट गए ऐसे ही, बच्चों का तो बाप रहा नहीं, बच्चा क्या हो गया, अनाथ हो गया। तो ऐसे में अब क्या है कि ऐसे बहुत से लोग थे उस टाइम पर, मतलब देश में। तो सरकार जब स्वतंत्र हुआ तो सोचा कि भाई इन लोगों का क्या होगा, तो इसलिए उनके लिए कह दिया गया कि अब इनकी संख्या ठीक ठाक थी, लेकिन अब इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि वो लोग वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दे। इसलिए कहा गया कि वोट से तो लोग जाएगा नहीं, इसलिए अच्छा है कि इनके कम्युनिटी के 2 लोगों को हम लोकसभा में नॉमिनेट कर देंगे, हर राज्य के विधानसभा में इनके कम्युनिटी से एक आदमी नॉमिनेट होगा, कुछ चुनाव लड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, उनके हितों की भी बात होगी, उस समाज के भी लोगों के बारे में सोचा जाएगा। ये बात हुआ, क्लियर है? तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन, यूरोपियन के भारतीय संतान, ठीक है। तो ये एंग्लो इंडियन वाला कंसेप्ट अब खत्म हो चुका है, 2020 में ही सरकार ने खत्म कर दिया, मोदी जी ने खत्म कर दिया, ठीक है। अब देखिए, ये जो राज्यसभा है, इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष सदन, इनडायरेक्ट हाउस, ठीक है। अप्रत्यक्ष सदन, इनडायरेक्ट हाउस, ठीक है। और इसको कहते हैं प्रत्यक्ष सदन, डायरेक्ट हाउस। यह है प्रत्यक्ष सदन। देखिए, यह अप्रत्यक्ष सदन इसलिए क्योंकि इसका चुनाव जनता नहीं करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हम लोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो चूंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हम लोग नहीं करते, इसलिए क्या है, इनडायरेक्ट हाउस है। और यहां पर जनता, लोकसभा सदस्यों का चुनाव जनता करे, 24 का चुनाव आएगा तो हम लोग वोट करेंगे, तो उसमें क्या है, तो इसके इसलिए प्रत्यक्ष है। ये डायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड विद पीपुल, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद पीपुल, है ना, क्योंकि इनका चुनाव कौन करता है, विधानसभा के लोग करते हैं, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष सदन है और ये प्रत्यक्ष सदन है। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपका एज होना चाहिए 30 साल। यहां पर एज कितना है, 30 साल। और यदि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपका एज होना चाहिए 25 साल। इसलिए ध्यान रहे कि कभी कभी एक थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान में प्रधानमंत्री बनने की लिए जो आयु रखा गया है वो आयु कितना है? प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना आयु है? बिल्कुल, गुड। संविधान में प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ एज लिखा ही नहीं है, पहला बात। प्रधानमंत्री वो बन सकता है जिसको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो।
तो लोकसभा का सदस्य बनने का मिनिमम एज क्वालिफिकेशन 25 साल है, राज्यसभा के लिए 30 साल है, तो मिनिमम क्या हो जाएगा 25 साल। लेकिन ये अलग बात है कि अभी तक के हमारे देश में 25 क्या 30 साल के भी प्रधानमंत्री हमने नहीं देखे। हमें आदत हो गया है अपने यहाँ के प्रधानमंत्रियों को दाढ़ी पका हुआ देखने का, है ना, वैसे प्रधानमंत्री होते हैं। अभी तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, है ना। और देखते हैं ये सब फॉरेन रोड में सब जो बनता है प्रधानमंत्री राष्ट्र सब युवा रहता है, मतलब युवा नहीं लेकिन फिर भी 35-40 इसके बीच में बन जाता है ना। हम लोग क्या एकदम एक्सपायरी डेट जब नजदीक आने लगता है तब प्राइम मिनिस्टर बन के हम लोग क्या जाते हैं, मतलब खुद ही ऊर्जा का क्षय हुआ रहता है ना। खैर, तो यहाँ पर 25 साल जो है वो क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको एज होना चाहिए, और 30 साल यहाँ के लिए। अब देखिए इसी वजह से 30 साल की वजह से राज्यसभा को कहा जाता है वृद्धों का सदन। यह है वृद्धों का सदन, इसको कहते हैं युवाओं का सदन, हाउस ऑफ यूथ। युवाओं का सदन, हाउस ऑफ यूथ, यह है युवाओं का सदन और यह है वृद्धों का सदन। मतलब 25 साल के गैप में इसे कर देता है, ठीक है। इसके अलावे आप देखिए तो जो लोकसभा है ना, तो सरकार लोकसभा से ही चलती है ना। लोकसभा में बहुमत होगा तभी सरकार चलेगी, नहीं तो सरकार आपकी नहीं चलेगी। इस वजह से लोकसभा को कहते हैं प्रथम सदन। सरकार चूंकि लोकसभा से चलती है इसलिए इसको कहते हैं प्रथम सदन, और राज्यसभा को कहते हैं द्वितीय सदन, सेकेंड हाउस। क्योंकि सरकार के चलने न चलने से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके अलावे तो चूंकि लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, तो कभी भी भंग हो सकता है इसलिए इसको कहते हैं निम्न सदन, लोअर हाउस। ये भंग नहीं अस्थाई रहता है, ऐसे में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इसको कहते हैं उच्च सदन। उच्च सदन इसको कहते हैं अपर हाउस, क्योंकि इसमें कंसेप्ट है कि इसमें पढ़े लिखे लोगों को रखा जाएगा, जो जनता के लोग प्रिय नहीं है लेकिन योग्यता बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये इनको रखना जरूरी है सरकार के साथ व्यवस्था में, तो इसलिए इसको कहते हैं उच्च सदन। उच्च सदन के साथ साथ इसको कहते हैं शिक्षितों का सदन, हाउस ऑफ एजुकेटेड्स, लेकिन अब तो ये गड़बड़े हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसको कहते हैं निम्न सदन, क्योंकि यहाँ पे कोई वैसा है नहीं, जनता के बीच में लोकप्रिय रहिएगा चुन के चल जाना है, ठीक है। लेकिन चूंकि कभी भी ये भंग हो सकता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं अस्थाई सदन। ये टेम्पररी हाउस है और ये हमेशा रहता है, इसलिए इसको कहते हैं अस्थाई सदन, परमानेंट हाउस, ठीक है। ओके, तो ये अस्थाई सदन है और ये अस्थाई। आपको पता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 साल पर, प्रत्येक 2 साल पे क्या होता है, इसके 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं, है ना। इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, है ना, रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर रिटायर होते हैं राज्यसभा के। तो चूंकि प्रत्येक 2 साल पर रिटायर्ड होते हैं इसलिए इसमें कभी भी
खाली नहीं होता है, ये हमेशा इसमें कुछ ना कुछ लोग हमेशा रहते ही हैं, इसलिए ये परमानेंट हाउस है। ये क्या होता है, तो जैसे ही 5 साल 24 आएगा तो सब लोग का कार्यकाल एक साथ समाप्त हो जाएगा, लोकसभा भंग हो जाएगी और सब लोग चल जाएगा चुनाव लड़ने, फिर जो जीतेगा वो आएगा। तो मतलब ये प्रत्येक 5 साल पर जीता और मरता है लोकसभा, लेकिन ये क्या है, ये अमर है ना, ये अमरत्व का घूटी पी के आया है, ये हमेशा जिंदा रहता है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ लोग रहते हैं जिसको जिंदा किए रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक 2 साल पर 2 तिहाई लोग रिटायर्ड होते हैं। आज 1 तिहाई रिटायर्ड होते हैं, और जितने रिटायर्ड होते हैं उतने ही फिर चुनाव हो जाता है उनका, यानी प्रत्येक 2 साल पर आना जाना इसमें लगा रहता है, जितने लोग जाते हैं उतने लोग आते हैं, इस वजह से नंबर नहीं। अब मान लीजिए कमरा है, इस कमरा में से कल 5 लोग गए, अब फिर 5 लोग आ गए, तो नंबर तो सेम ही रहा ना, नंबर में तो अंतर नहीं रहा। राज्यसभा में यही होता है, हर 2 साल पर 1 तिहाई लोग जाते हैं और 1 तिहाई नए लोग आ जाते हैं। तो लेकिन सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष, सब लोग अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके ही जाता है, इन्हें कि 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके चल गया। 6 वर्ष का कार्यकाल सब लोग पूरा करते हैं और उसके बाद 2 साल पर सब लोग रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, तो कार्यकाल है सामान्यतः 5 वर्ष, इन जनरली जो टाइमिंग है वो 5 वर्ष का। ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं चलता है ना, ये मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल से पहले भी सरकार गिर जाए और लोकसभा भंग हो जाए, तो भंग हो जाएगा तो चुनाव कराना पड़ेगा, है ना। इसलिए क्या है, अस्थायी सदन है, और ये क्या है, अस्थायी सदन है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये सब चीज को जैसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे लोकसभा चूंकि जनता के बीच से ही चुन के आती है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन, वेलफेयर हाउस, है ना। जनता के लोक कल्याण के लिए काम करती है, इसलिए क्या है कि लोक कल्याणकारी है या लोकप्रिय है। ओके, क्लियर है, लोकप्रिय सदन। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। और इसमें जितना सब बात की सब आर्टिकल में सब में लिखा हुआ है, लेकिन सब आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको ये सब बताया ताकि तुलनात्मक आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है।